20 मिनट के इस शो में आप सभी छोटे भाई बहनों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेल है। सेल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों तक मैं जो है साझा करने वाला हूँ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा क्वेश्चन को समझना और फिर उसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। कहता है कि कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है कि कौन करता है। तो आपका जवाब आना चाहिए कि प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस कौन करता है, तो वो राइबोसोम करता है। राइबोसोम से रिलेटेड एक दो बातें, ये हमारा क्या होगा, राइबोसोम जो होता है ये आप लोग कहेंगे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन होता है। पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी यह जाना जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग कहेंगे राइबोसोम हमेशा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है जिसे कहा जाता है 70S और एक होता है जिसे कहा जाता है 80S। दो प्रकार का होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना, इसी को हम लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गन भी कहते हैं। क्या पहला क्वेश्चन सभी छोटे भाई बहनों को क्लियर है? अरे हाँ ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। कहता है कि हु इज कॉल्ड द सेम ग्रुप ऑफ सेल्स इन स्ट्रक्चर एंड वर्क, मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से संबंधित कुछ कुछ बातें, कभी भी अगर आपसे ये कहता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, कि भाई उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आपका जवाब आना चाहिए इसे हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी काफी दफा बनता है कि टिश्यू कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू कितने प्रकार का, तो आप लोग कहेंगे 4 प्रकार का टिश्यू होता है। 4 प्रकार में कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला जो होता है उसे कहा जाता है एपिथेलियम टिश्यू होगा। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू होगा। थर्ड पे आता है जिसे कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ पे आता है जिसे हम लोग नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो टिश्यू कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। और ये चारों के चारों जो हैं इन्हें कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है क्या? इन्हीं को एनिमल टिश्यू के नाम से भी प्यारे छोटे भाई बहनों जाना जाता है। इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना आनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिकल मटेरियल और राइबोसोम होता है? तो देखिए, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भाई जेनेटिकल मटेरियल और राइबोसोम खुद का है, तो वो दो ही है। एक तो आप लोग आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग आंसर कर देना। सेकंड आप लोग आंसर कर सकते हैं जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। दोनों आप लोगों के आंसर होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक छोटी सी बातें आप लोगों को मैं साझा कर देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसने की थी? तो उस व्यक्ति का नाम है अल्टमान। साथ में एक और व्यक्ति हुआ करते थे जिसे कहा जाता कोलिकर। इन दोनों व्यक्तियों ने किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं एटीपी मील के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी करेंसी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इसी को कहा जाता है क्या? तो इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ रेस्पायरेशन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में अगर कहूं तो इसे श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की बातें की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, इसको भी याद रखना। डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कहते हैं धोरी झिल्ली युक्त होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। कहता है कि द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, लॉन्गेस्ट की बातें करें मतलब सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, ये आप लोग बताएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती, लार्जेस्ट सेल की अगर बातें करता, लार्जेस्ट की बातें कर लेता है, हैवीएस्ट की बातें करता, तो आपका एक ही आना चाहिए था आंसर, ऑस्ट्रिच एग सेल। जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी और भारी कोशिका होती है। जबकि अगर आपसे कहता है कि स्मॉलेस्ट सेल की अगर बातें कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए
प्लाज्मा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बातें की जाए तो उसे नर्व सेल कहते हैं, जिसको हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अगर मैं किसी ह्यूमन बॉडी की बातें करता हूं, मनुष्य की बातें की जाए, ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन बीइंग की अगर हम बातें करें कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कौन सी है, मतलब लार्जेस्ट कौन सी होगी, और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, उस समय आपके आंसर बदल जाएंगे। सबसे बड़ी जो होती है जिसे ओवाम सेल का नाम दिया जाता है, और सबसे जो छोटी होती है उसे हम स्पर्म सेल का नाम कहते हैं। शुक्राणुओं की कोशिका सबसे छोटी होती है और अंडाणुओं की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये मनुष्य के शरीर में होती है। क्या इतनी बातें समझ पाए हैं? एक छोटा सा पॉइंट और भी याद रख लेना, यहां पे जो माइकोप्लाज्मा होता है इसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम जोकर के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आप याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। कहता है कि निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो रसोई घर किसका? प्लांट का। अगर आप लोगों से पूछे कभी भी, अगर हम एनिमल किचन किसे कहते हैं, या फिर एनिमल्स के शरीर में किचन किसे कहा जाता है, एनिमल किचन कौन है, तो एनिमल किचन की बातें की जाए तो उस समय आपका आंसर आना चाहिए लीवर, आपका लीवर आंसर आना चाहिए। जबकि अगर पेड़ पौधों में अगर किचन की बातें करता है तो कौन आएगा? क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं धोरी झिल्ली युक्त होता है, ये याद रखना। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में भी एक एलिमेंट पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है, जिस एलिमेंट का नाम होता है मैग्नीशियम। आपका मैग्नीशियम तत्व या फिर एलिमेंट किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। याद रख पाएंगे? क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधों में क्या होता है, तो आप जवाब देंगे फोटो सिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो आप लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस के कारण ही सभी पेड़ पौधे या फिर पेड़ पौधे अपने आप में क्या बन जाते हैं, तो ऑटोट्रोपिक बनते हैं। ऑटोट्रोपिक को हिंदी में कहा जाता है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, एनिमल किचन किसे कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। तो केमिकल किचन के नाम से रसायनशाला शरीर की लीवर होता है। याद रखना, लीवर जो है हमारे शरीर के राइट साइड में पाया जाता है। आज मैं सेल से संबंधित बातें करूंगा तो सेल भी इसमें पाई जाती है। इसके अंदर जो सेल पाई जाती है उसे कूफर सेल का नाम दिया जाता है। कूफर सेल का संबंध किससे होता है? लीवर से ही होता है। याद रख लेना। क्या आप समझ पाए हैं प्यारे साथियों? आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। कहता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, मतलब आपका न्यूक्लियस और आपकी सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली जैसा एक पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा पाया जाता है कि जो कि लिक्विड मटेरियल होता है। याद रख लेंगे, साइटोप्लाज्मा क्या होगा? आपका लिक्विड मटेरियल होगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। अगला पॉइंट या फिर अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार जरा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग? अगर डाइजेस्टिव बैग की बातें की जाए तो किसे कहा जाता है? तो आप आंसर करेंगे वो होता है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है आत्मघाती थैली के नाम से भी ये जाना जाता है। सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी यही जाना जाता है। ये भी याद रखना। इसी के अंदर एक एंजाइम भी पाया जाता है। अगर आप याद रख पाए तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोलैटिक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही कहा जाता है सेंटर ऑफ डाइजेशन, मतलब पाचन का केंद्र जो है वो लाइसोसोम में ही पाया जाता है। क्या आप समझ पाए हैं? सभी के सभी पॉइंट क्लियर होंगे। आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि एनिमल सेल डज नॉट हैव, एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं पाया जाता? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सेल वॉल नहीं पाया जाता, क्योंकि सेल वॉल का जो संबंध है, सेल वॉल जो है आपका, ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? तो आपका जवाब आना चाहिए प्लांट सेल में ही पाया जाता है। बना किससे होता है? तो आपका जवाब आना चाहिए ये सेलुलोज से बना होता है। अब सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल क्या करता है? तो आप ये कहेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये उनको क्या करता है? स्ट्रोंगेस्ट करता है, मजबूत बनाने का काम करता है।
अच्छा, सेल वॉल की बातें की जाए तो ये अपने आप में क्या होता है, डेड होता है। अगर सेल वॉल की बातें की जाए, इसकी खोज किसने की, तो आप कहेंगे हु डिस्कवर्ड, तो रॉबर्ट हुक जो है। आप आराम से प्यारे छोटे भाई बहनों इसका जवाब जो है आप लोग दे देना। क्या इतनी बातें आप समझ पाए हैं? अरे हाँ ना। अगर इतनी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, अगला पॉइंट को मैं क्लियर भी कर देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, द ब्रेन ऑफ द सेल। अच्छा, किसी कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियस से संबंधित बातें करूं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड, तो आपका आंसर आ जाएगा उस समय रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, ठीक है। जबकि न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा, इसे हम कैरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर तुमसे ये कह दे कि अगर न्यूक्लियस की बातें की जाए, न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है, सेंटर जो होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसी न्यूक्लियोलस की खोज जो है, डिस्कवर्ड की अगर मैं बातें करूं, इसकी डिस्कवर्ड, इसकी खोज किसने की थी, तो आप लोग कहेंगे फोंटेनो ने इसकी खोज की थी, ठीक है। साथ में एक छोटा सा पॉइंट याद और रख लेना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस को ही हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम का नाम दिया जाता है। मतलब अगर कभी भी आप लोगों से यह जवाब पूछ ले कि राइबोसोम जो है उसका कारखाना किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियोलस को कहा जाता है, जिसकी खोज फोंटेनो ने की थी। क्या आप समझ पाए, समझने में समर्थ होंगे? आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है, तो कौन होता है? जेनेटिकली जो मटेरियल होता है या फिर हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका जवाब आना चाहिए डीएनए। क्यों होता है उसका रीजन समझो। आपका शरीर में क्या मिलेगी, सेल, सेल का जो सेंटर है उसे, या फिर सेल के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। अरे हाँ ना। अब न्यूक्लियस जो होगा आपके पास में, न्यूक्लियस में क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे डीएनए होगा। डीएनए की अपनी खुद की लंबाई होती है, लंबाई होगी 2.2 मीटर। इसी इतने लंबे डीएनए पे आपको क्या मिलते हैं, 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। मतलब आपको गुणसूत्र मिलते हैं, क्रोमोसोम आपके पास 46 गुणसूत्र मिलते हैं। और इन्हीं 46 गुणसूत्रों पर 30,000 क्या मिलेंगे, तो 30,000 मिलते हैं जीन। और जीन ही हमारे पास में रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब माता पिता के लक्षण जो है अगली पीढ़ी में जाते हैं, उससे अगली पीढ़ी में जाते हैं। ऐसे जो जनरेशन आगे बढ़ती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन की स्टडी को ही जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर मैं स्टडी की बातें करूं, इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी कहा जाता है। क्या आप समझ पाए हैं? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की अगर खोज से संबंधित बातें करें, किसने खोज की थी, तो आप लोग आंसर करेंगे फ्रेडरिक मिशर ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। जबकि डीएनए का अगर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बातें की जाए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बातें की जाए, तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो आप लोग कहेंगे एक व्यक्ति जिसका नाम वॉटसन, और दूसरा व्यक्ति क्या था, जिसे हम क्रिक कहते हैं, जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। क्या आप समझ पाए हैं? अरे हाँ ना। आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगला ये आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क के रूप में है कि जो हमारी सिंगल कोल्ड लाइफ फॉर्म वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवनहोक इन, एकल कोशिका वाले जीवन रूप। मतलब आपसे ये पूछ लिया, आसान सी भाषा में बातें करूं, कि जो हमारी लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल होती है, उसकी खोज किसने डिस्कवर किया था, लीवनहोक ने किया था। कब किया था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। ये तो जवाब देंगे ही देंगे, साथ में आप मुझे ये भी बता देना कि जो नॉन लिविंग सेल है, निर्जीव जो कोशिका है, उसकी खोज किसने की थी, तो ये तो आप बता देंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। अच्छा, कब की थी ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन का दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ में ही आपको पीडीएफ कहां पे मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी साइंस बाय ललित राजपूत। इस वाले चैनल पे जाना, आपको पीडीएफ जो है वहां पे आपको मिल जाएगी। साथ में साथियों, आपको एवरीडे
आरआरबी जेई के लिए आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिला करेगी, जिस वीडियो में एक टॉपिक को मैं कवर करा करूंगा। जैसे आज सेल किया है, कल कोई दूसरा टॉपिक होगा, परसों कोई दूसरा टॉपिक होगा, ठीक है। तो एवरीडे एक टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ में साझा की जाएगी, उसको आप बकायदा अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में जो है नोट्स बनाने का उसका काम करेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को साझा करने की भी कोशिश करना, और चैनल पे नए हो तो उसे लाइक भी कर लेना, और सब्सक्राइब भी करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो प्रत्येक छोटा भाई बहन है ना, आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चनों के कमेंट में आंसर आप लोग करने का काम करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।